नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक है अधिगम के स्रोत के रूप में कंप्यूटर। जब हम अधिगम के स्रोत के रूप में कंप्यूटर की बात करते हैं तब हम कंप्यूटर के एक विशिष्ट उपयोग की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर हम सबके घर में है, हम सबके दफ्तर में है, बहुत सारे लोगों के पास भी कंप्यूटर होगा, लैपटॉप के रूप में होगा, डेस्कटॉप के रूप में होगा। कंप्यूटर के विविध रूपों को हम अब तक देखते रहे हैं। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो हर जगह पाया जाता है। कंप्यूटर न केवल कक्षा कक्ष में सामूहिक शिक्षण में प्रयोग होता है वरन व्यक्तिगत अधिगम का भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है कंप्यूटर। और जब हम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ लेते हैं तो इंटरनेट की मदद से तो कंप्यूटर और अधिक प्रभावी स्रोत हो जाता है। कंप्यूटर के हम पहले उसी स्रोत की बात करते हैं जो इंटरनेट से जोड़ने पर होता है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब दो बहुत प्रचलित शब्द हैं, लेकिन दोनों शब्द एक जैसे शब्द नहीं हैं। बहुत से लोग इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के समानार्थी शब्दों के रूप में कभी कभी प्रयोग करते हैं। इंटरनेट एक विशाल वैश्विक नेटवर्क है जो सभी सीमाओं से परे सूचनाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है। इंटरनेट अर्थात सारे कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसे उपकरण एक संजाल में, एक नेट में, एक वेब में एक दूसरे से जुड़े हैं, एक नेटवर्क है। जबकि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं तक पहुंचने का एक तरीका है। इंटरनेट एक टूल है और वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से हम उस टूल का उपकरण करके एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। जब हम www की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है वो है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट मुख्यतः इंटरनेट से जुड़ी एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसी पता है जहां पर किसी व्यक्ति, संस्था या किसी भी अन्य व्यक्ति से जुड़ी हुई सूचनाओं का संग्रह होता है और उसे देखा जा सकता है। इसलिए आप देखेंगे हर एक संस्था या व्यक्ति से जुड़ी वेबसाइट का एक निश्चित पता होता है जिसको हम उसका URL कहते हैं। और एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं, अर्थात एक वेबसाइट में जो सूचनाएं हैं वो अलग अलग वेब पेज या वेब पृष्ठों पर संग्रहित होती हैं। जैसे अब इस चित्र में देखें, www.nios.ac.in ये क्या है? ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संगठन की वेबसाइट का वेब एड्रेस है। ये इसका URL है। ये क्या है? इसका URL या वेब एड्रेस। आप ये वेब पता जब भी इंटरनेट पर जाएंगे, कहीं भी टाइप करेंगे तो आपको यही पेज दिखाई देगा जो वर्तमान में NIOS की वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ है। जब हम किसी वेबसाइट में एंटर करते हैं और उसका पता डालते हैं तो जो पहला पेज हमारे सामने आता है वो पहला पेज सामान्यतः किसी भी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ या आवरण पृष्ठ होता है जिसको हम होम पेज भी कहते हैं। इस होम पेज के माध्यम से हम उससे जुड़ी सूचनाओं को एकत्र करने वाले विभिन्न वेब पेजेस तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इसमें एक टूल होता है, एक टूल बार होती है और उस बार में आप बहुत सारे पेजेस तक पहुंच सकते हैं। जैसे अब ये देखिए www.nios.ac.in/dled.aspx। आप देखिए www.nios.ac.in ये NIOS की वेबसाइट का मुख्य वेब एड्रेस या URL था, लेकिन वहां पर एक पृष्ठ है जिस पृष्ठ में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से जुड़ी सूचनाएं दी गई हैं। उस पृष्ठ तक पहुंचने के लिए इस URL में एक्सटेंशन जुड़ गया है और इस पेज का URL है www.nios.ac.in/dled.aspx। यदि आप ये URL कहीं टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में तो यही पेज खुलेगा, तब होम पेज नहीं खुलेगा। होम पेज तब खुलेगा जब आप होम पेज का मुख्य एड्रेस डालेंगे। अर्थात आपको एक चीज समझनी चाहिए कि किसी भी संस्था, व्यक्ति से जुड़े या किसी महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा वेब पेज हो सकता है,
किसी महत्वपूर्ण व्यवस्था का वेब पेज हो सकता है, किसी बहुत ऐतिहासिक धरोहर की कोई स्थल है उसका अपना वेब पेज हो सकता है। वो वेब पेज लोग ही मैनेज करते हैं, लेकिन वो उसका होता है, उसके विषय में जानकारी होती है। जैसे एनआईएस के वेब पेज पर एनआईएस की जानकारी है। आप किसी ने कुतुब मीनार का अगर वेब पेज बनाया है तो वहाँ कुतुब मीनार की जानकारी होगी। किसी ने अक्षरधाम का वेब पेज बनाया है तो वहाँ अक्षरधाम की जानकारी होगी। जो अगर मानव संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ मानव संसाधन मंत्रालय से संबंधित जानकारियाँ होंगी। किसी गायक, लेखक, चित्रकार, मूर्तिकार, प्रसिद्ध नर्तक या किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व से जुड़े वेब पेज को यदि आप खोलेंगे तो उससे संबंधित जुड़ी जानकारियां होंगी। अर्थात, और खूबी क्या है कि इन जानकारियों को हम इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि www.nios.ac.in की वेबसाइट यदि दिल्ली में बैठकर या भारत में बैठकर खोली जाएगी तो ये वेब पेज खुलेगा, और अमेरिका में, फ्रांस में, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में बैठकर खोली जाएगी तो कोई और वेब पेज खुलेगा। वहां बैठकर भी आप यही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही www की खूबी है। वर्ल्ड वाइड वेब वैश्विक नेटवर्क है, वैश्विक जाल है सूचनाओं का, इसलिए इसको हम www कहते हैं। और इसको हम एक्सेस कब कर सकते हैं? इसको हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। और आज तो इंटरनेट हर उपकरण पर उपलब्ध है। जो भी इंटरनेट से जुड़ा उपकरण है, वो चाहे आपका डेस्कटॉप हो, यदि आप उस पर इंटरनेट प्रयोग करते हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं। आपका लैपटॉप है, आप वहाँ इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो लैपटॉप पर देख सकते हैं। आपका टैबलेट है, आप उस पर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ देख सकते हैं। आपका मोबाइल है, उसमें आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ भी आप यही वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि कंप्यूटर पर दिखने वाली वेबसाइट और मोबाइल पर दिखने वाली वेबसाइट में शायद कुछ अंतर हो। अंतर विषय वस्तु का नहीं होगा, अंतर पते का नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल का आकार भिन्न होता है और कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसका वो भिन्न होता है। तो वो वेबसाइट्स आपने देखा होगा, बहुत सारी वेबसाइट जब आप मोबाइल पर खोलते हैं तो उसमें आ जाता है www.m. अर्थात वेबसाइट के मुख्य एड्रेस और www के बीच एक शब्द आ जाता है m. अर्थात वो वेब पेज स्पेशली मोबाइल के लिए बनाया गया है, विशेष तौर पर उसको मोबाइल के लिए बनाया गया है, इसलिए उसमें m. आ जाता है। बाकी सूचनाएं वही सारी रहती हैं जो मुख्य वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये तो बात हो गई इंटरनेट और वेबसाइट की। अब हम बात करते हैं इनकी उपयोगिता की। यदि हम लर्निंग की दृष्टि से देखें, अधिगम की दृष्टि से देखें, तो जो इंटरनेट आधारित कंप्यूटर का अधिगम है वह 3 प्रकार से होता है। एक तो हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं सूचना की तकनीकी के रूप में, दूसरा हम इसका प्रयोग करते हैं कोलैबोरेटिव अर्थात सहक्रियाओं की तकनीकी के रूप में, और तीसरा इसका प्रयोग करते हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए अर्थात सामाजिकता की तकनीकी के रूप में। पहला आता है सूचना की तकनीकी के रूप में कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग अधिगम में। आप भी एक अभ्यर्थी हो सकते हैं, डीएलएड में प्रवेश लिया है तो डीएलएड के विद्यार्थी हैं, किसी और पाठ्यक्रम में यदि प्रवेश कहीं और लिया है तो उसके आप शिक्षार्थी हैं। आपको क्या चाहिए? पढ़ने के लिए पाठ्य सामग्री चाहिए। आप तक पाठ्य सामग्री पहुंचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यदि इंटरनेट पर पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, जैसा कि डीएलएड के संदर्भ में डीएलएड की पाठ्य सामग्री एनआईओएस डीएलएड के वेब पेज पर उपलब्ध है, पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट ना निकालना चाहें तो अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, जब इच्छा हो तब पढ़ सकते हैं। तो पाठ्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में अब इसका लाभ क्या है? जो हमारा सामान्य शिक्षण व्यवस्था थी उसमें एक पाठ्यपुस्तक होती है। क्या पाठ्यपुस्तक प्रत्येक विद्यार्थी के पास होती है? कई बार होती है, कई बार नहीं होती है। हर एक पाठ्यपुस्तक अलग अलग प्रकार की हो सकती है। एक ही पाठ्यक्रम में एक शहर में पढ़ने वाले विद्यार्थी एक भिन्न प्रकार की पाठ्यपुस्तक से पढ़ते हैं, दूसरे शहर में पढ़ने वाले विद्यार्थी एक भिन्न प्रकार की पाठ्यपुस्तक से पढ़ते हैं। तो पाठ्य सामग्री में एक रूपता का अभाव हो जाता है। कोई अच्छी पाठ्यपुस्तक है, अच्छी गुणवत्ता की पाठ्यपुस्तक है जिस विद्यार्थी के पास, उसको अच्छी गुणवत्ता की जानकारी मिलती है। जिसके पास उतनी अच्छी गुणवत्ता की पाठ्यपुस्तक यदि उपलब्ध नहीं है तो वो जो उपलब्ध है वो पुस्तक खरीद लेता है, तो उसको उस प्रकार की पाठ्य सामग्री मिलती है। परंतु यदि पाठ्य सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है, जैसा कि डीएलएड के संदर्भ में भी है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक ही समान गुणवत्ता की पाठ्य सामग्री देश के या संसार के कोने कोने में उपलब्ध हो सकती है। ये सूचना की तकनीक के रूप में
कंप्यूटर और इंटरनेट की अधिगम में पहली बड़ी उपयोगिता है। दूसरी उपयोगिता है नवीन सूचनाओं और समाचारों का संग्रह। जब हम नवीन सूचनाओं और समाचारों के संग्रह की बात करते हैं तो एक विद्यार्थी होने के नाते हमें ये जानते हैं कि प्रतिदिन नई नई चीजें आती रहती हैं, नई खोजें होती हैं, नए नियम आते हैं, नई जानकारियां इकट्ठी होती हैं, नई घटनाएं घटती हैं। हम तक उन नवीन सूचनाओं और समाचारों को पहुंचने का जो प्रचलित तरीका था वो केवल दो तरीके हम अब तक प्रयोग करते रहे इंटरनेट के बिना। एक तरीका था समाचार पत्र या पत्रिकाएं जो छपती हैं और जो उनको मंगाते हैं, या दूरदर्शन पर या जो अन्य टीवी के समाचार चैनल हैं उन पर आने वाले समाचार जो एक निश्चित समय पर आते हैं। लेकिन यदि वे समाचार इंटरनेट पर उपलब्ध हैं तो आप उनका कहीं से भी और कभी भी जानकारी एकत्र कर सकते हैं। न समय का बंधन है, न स्थान का बंधन है, केवल आपको इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। और जो संप्रेषण है सूचनाओं का और समाचारों का वो बहुत तीव्र गति से होता है। मान लीजिए आप जिस पाठ्यक्रम में जिस संस्था में पढ़ रहे हैं उस पाठ्यक्रम से संबंधित कोई सूचना प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचानी है और विद्यार्थी देश के कोने कोने में है। यदि वह संस्था उन विद्यार्थियों तक उस सूचना को या समाचार को, चाहे वो परीक्षा की तिथि हो, चाहे वो अन्य पाठ्य सामग्री जुड़ी व्यवस्था हो या पठन पाठन से जुड़ी प्रक्रिया संबंधी कोई जानकारी हो, यदि वो प्रचलित माध्यमों से पहुंचाए, अर्थात या तो वो समाचार पत्रों में विज्ञापन दे या प्रत्येक विद्यार्थी को पत्र भेजे, क्या वो प्रत्येक विद्यार्थी तक कम समय में पहुंच सकती है? शायद नहीं। परंतु यदि वो इंटरनेट पर अपने वेब पेज पर एक निश्चित स्थान पर उन समाचारों को दे देगी तो प्रत्येक विद्यार्थी तक जो इंटरनेट से जुड़ा है और जो लगातार उस वेबसाइट को देख रहा है उस तक वह सूचना तीव्र गति से सही रूप में और उसी रूप में पहुंचेगी जिस रूप में हम पहुंचाना चाहते हैं। ये सूचना की तकनीक के रूप में इंटरनेट और कंप्यूटर की दूसरी बड़ी उपयोगिता है। तीसरी उपयोगिता है श्रव्य दृश्य कार्यक्रमों की उपलब्धता। आज के समय में शिक्षण केवल पाठ्य पुस्तकों में बंधा नहीं है। आप भी किसी माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप बहुत सारे ऑडियो श्रव्य कार्यक्रम, चाहे वो मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं या यूट्यूब पर जाकर सुन रहे हैं, वो उपलब्ध हैं। ये सब कार्यक्रम आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? आप तक हर समय कैसे उपलब्ध हो सकते हैं? आप तक सभी विशेषज्ञों के परिचर्चाएं और उनके लेक्चर कैसे पहुंच सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वो चीज़ें जो पुस्तक में लिखी नहीं जा सकती, वो चीज़ें जिनको दिखाया जाना जरूरी है, जिन पर बात की जानी जरूरी है, जिन पर चर्चा की जानी जरूरी है, वो श्रव्य और दृश्य कार्यक्रमों के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा सकती हैं। ये सूचना की तकनीक के रूप में एक अन्य बड़ी उपयोगिता है। साथ ही आजकल पुस्तकें भी इंटरनेट पर प्रकाशित होने लगी हैं। पुस्तकें कागज पर तो प्रकाशित होती हैं विभिन्न प्रकाशनों में, लेकिन जो प्रकाशनों में प्रकाशित होती हैं वे तभी विद्यार्थियों तक पहुंच पाती हैं जब वह प्रकाशक उन पुस्तकों को सही जगह पहुंचाए। जब सत्र प्रारंभ होता है विद्यालयों में तो कई बार आपने देखा होगा कि पुस्तकों को लेकर एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पुस्तकें नहीं पहुंची, कम पुस्तकें मिली, ये पुस्तक नहीं मिली, इस विषय की एक ही पुस्तक मिली, क्योंकि वो भौतिक रूप से प्रकाशित होती है। परंतु यदि पुस्तक इंटरनेट पर प्रकाशित है तो कोई भी कभी भी कहीं भी उसको देख सकता है, पढ़ सकता है, मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकता है, और एक बार डाउनलोड कर लिया फिर भले वो इंटरनेट से जुड़ा नहीं है फिर भी वो उसका संग्रह चूंकि उसके कंप्यूटर में है तो उसको पढ़ सकता है। तो नई नई पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भी आजकल इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। साथ ही छोटे बच्चों के लिए यदि आपके विद्यालय में एक कंप्यूटर है और वह इंटरनेट से जुड़ा है तो एक छोटा ई पुस्तकालय बना सकते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और इंटरनेट के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। एक ई पुस्तकालय बना सकते हैं जिसमें आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से कुछ चलचित्र, कुछ अच्छी कार्टून पुस्तकें, कुछ अच्छे पुराने लेख, कुछ विभिन्न महान व्यक्तित्वों या जो हमारे पुरातात्विक महत्व के स्थान हैं उनके विषय की जानकारियाँ सब एकत्र करके और वहाँ रख सकते हैं, और जब चाहें तब बच्चे उस कंप्यूटर पर बैठकर उन जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, उनके चित्र देख सकते हैं, उन प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। तो सूचना की तकनीकी के रूप में कंप्यूटर की एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। कंप्यूटर की दूसरी उपयोगिता है सहक्रियाओं की तकनीकी के रूप में। कंप्यूटर केवल आपको सूचनाएं ही नहीं देता,
हमारे विद्यार्थियों तक केवल सूचनाएं ही नहीं पहुंचाता, कंप्यूटर जानकारियों की पारस्परिक साझेदारी के लिए भी होता है। जो ज्ञान मुझे प्राप्त है वो दूसरे अध्यापक तक पहुंचे, और जो ज्ञान कहीं सुदूर बैठे किसी और अध्यापक के पास है वो मेरे पास आए। उनके पारस्परिक आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ये सहक्रियाओं की तकनीक के रूप में इसका प्रयोग है। या कंप्यूटर का एक बड़ा अच्छा उपयोग होता है सामूहिक अधिगम के लिए। पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है वो केवल एक बालक ही पढ़ सकता है। पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है वो केवल एक बालक ही पढ़ सकता है अपनी पाठ्य पुस्तक को एक बार। लेकिन यदि कोई पाठ्य पुस्तक या कोई कार्टून या कोई कहानी की किताब कंप्यूटर पर उपलब्ध है, इंटरनेट पर उपलब्ध है, और आपके विद्यालय में यदि ये व्यवस्था है कि आप उस कंप्यूटर को एक प्रोजेक्टर से जोड़कर पूरी दीवार पर उसका प्रक्षेपण कर सकते हैं, पूरी कक्षा एक ही पुस्तक को एक साथ देख सकती है, एक ही चलचित्र को, एक ही कार्टून को एक साथ देख सकती है, उस पर चर्चा कर सकती है, उसके विषय में पढ़ सकती है। उनको कुछ सामूहिक क्रियाकलाप भी दिए जा सकते हैं जिसमें इस तकनीक का इस्तेमाल हो। तो आपस में जोड़ने में, सामाजिक संबंध विकसित करने में भी इसका प्रयोग होता है। इसकी हम आगे बात करेंगे। किसी सामूहिक प्रोजेक्ट में भागीदारी, हालांकि छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग कम होता है, लेकिन बड़ी कक्षाओं में इसका प्रयोग बहुतायत से होता है। कई बार एक ही प्रोजेक्ट को, एक ही परियोजना में कार्य करने वाले जो लोग हैं वो एक स्थान पर नहीं होते। एक दिल्ली में हो सकता है, एक उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पर हो सकता है, एक बिहार में कहीं हो सकता है, एक तमिलनाडु में कहीं हो सकता है, एक अंडमान में कहीं हो सकता है। अर्थात देश के कहीं भी कोने में बैठे हुए 4-5 लोग मिलकर यदि किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट पर एक साथ कैसे काम करेंगे, क्योंकि उनके लिए निरंतर एक दूसरे के साथ मिलना तो असंभव है। तो ऐसे में वो कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से किसी भी प्रोजेक्ट पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो सहक्रियाओं की तकनीकी के रूप में भी कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण माध्यम है, ये हमें समझना चाहिए। कंप्यूटर का जो अगला बड़ा उपयोग, या कहूँ कि आजकल बहुत प्रभावी उपयोग किया जा रहा है, वह किया जा रहा है सामाजिकता की तकनीक के रूप में। कंप्यूटर पर एक अलग ही समाज विकसित हो गया है, अलग ही प्रकार के सामाजिक संबंध विकसित हो रहे हैं। उनके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कंप्यूटर और इंटरनेट की एक बड़ी उपलब्धि है कि उसने दुनिया के लोगों को एक दूसरे से तत्काल गति से, तीव्र गति से और वास्तविक रूप में आभासी वातावरण में जुड़ने का अवसर प्रदान कर दिया है। सोशल मीडिया, जिसको हम सामान्य शब्दों में कहते हैं, सोशल मीडिया द्वारा इंटरेक्शन अर्थात अंतःक्रिया और अंतः संबंध निर्माण के अवसर उपलब्ध होने लगे हैं। फेसबुक बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे ऑडियो वीडियो देखते हैं, आपके मोबाइल में बहुत सारी चैट ऐप्स हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग तरह के चैट ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। कोई व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, कोई हाइक इस्तेमाल करता है, कोई और मैसेंजर इस्तेमाल करता है। ये सब क्या है? इससे हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने का, एक दूसरे के बारे में जानने का, एक दूसरे के लिए सूचनाओं के संप्रेषण के अवसर प्राप्त होते हैं। तो सामाजिकता की तकनीक के रूप में भी कंप्यूटर की बड़ी भूमिका है। एक शिक्षक के रूप में हमें यह समझना चाहिए कि हम इन तकनीकों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं अपने शिक्षण के लिए। देखिए, जब हम अधिगम के स्रोत में कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो अधिगम के स्रोत के रूप में कंप्यूटर जब इंटरनेट से जुड़ा है तब भी अधिगम का एक स्रोत है, जब इंटरनेट से नहीं जुड़ा है तब भी अधिगम का एक स्रोत है। कैसे? जब हम इंटरनेट से जुड़ी तकनीकों की बात कर रहे थे तब मैंने बताया कि हम विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री, श्रव्य दृश्य कार्यक्रम, कुछ परियोजनाएं, ये सब इंटरनेट के माध्यम से चला सकते हैं। लेकिन एक बार कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा, हमने वहाँ से एक अध्यापक के रूप में महत्वपूर्ण जानकारियाँ खोजकर उनकी ये पहचान की कि इसमें से कौन सी जानकारी हमारे विद्यार्थी के लिए आवश्यक है और उपयोगी है और कौन सी जानकारी हमारे विद्यार्थी के लिए अनुपयोगी है। हमारे विद्यार्थी के लिए जो उपयोगी जानकारी है उसकी पहचान की, उसको हमने इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड किया, डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में एक जगह उसको सुरक्षित संरक्षित कर लिया, सेव कर लिया। उसके बाद यदि कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं भी है तब भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि डीएलएड का विद्यार्थी किसी भी पाठ्यक्रम की अधिगम सामग्री को हिंदी, अंग्रेजी या अन्य किसी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? वो एनआईएस की वेबसाइट पर जा सकता है। एनआईएस की वेबसाइट से डीएलएड पाठ्यक्रम के वेब पेज पर जाकर
जो पाठ्य सामग्री का लिंक दिया गया है वहाँ पहुँचेगा, वह अपनी अपेक्षित भाषा चुनेगा। उसे हिंदी में पाठ्य सामग्री चाहिए हिंदी में, अंग्रेजी में चाहिए अंग्रेजी में, या जब क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हो रही है तो क्षेत्रीय भाषाओं में, और वहाँ से उसको PDF फॉर्म में या जिस भी रूप में उन्होंने वहाँ अधिगम सामग्री डाली हुई है उसको डाउनलोड कर लेगा। इंटरनेट का काम समाप्त हो जाएगा। कम समय के लिए इंटरनेट इस्तेमाल किया, पाठ्य सामग्री डाउनलोड कर ली, और उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारी इच्छा हुई, सुबह शाम रात में, दफ्तर जाते हुए, मोबाइल में, लैपटॉप में, जहाँ हमारी इच्छा है वहाँ हम उस अध्ययन सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं। यही बात ऑडियो वीडियो के लिए लागू होती है। इंटरनेट से जुड़े हैं तब हम लाइव ऑडियो वीडियो सुन सकते हैं। यदि डाउनलोड की सुविधा है तो उनको हम डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं, और जब हम यात्रा कर रहे हैं, कहीं लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो हम हेडफोन लगाकर आराम से उन भाषणों को सुन सकते हैं। आप ये भाषण भी सुन सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। साथ ही ये तो बात हुई पारंपरिक अधिगम सामग्री और शब्द दर्शक कार्यक्रमों की। मैंने ये भी आपको बताया कि दुनिया में जो अन्य जानकारियां हैं, मान लीजिए आप इसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, अधिगम के स्रोत के रूप में कंप्यूटर, और अधिगम के स्रोत के रूप में कंप्यूटर पर कुछ विषय मैंने आपके समक्ष रखे कि इन स्वरूपों में कंप्यूटर का अधिगम के स्रोत में उपयोग हो सकता है। परंतु आप में से किसी के मन में प्रश्न उठता है कि कंप्यूटर का अधिगम के स्रोत में अन्य किस प्रकार से प्रयोग हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप इंटरनेट पर जाइए, अधिगम के स्रोत के रूप में कंप्यूटर, किसी भी सर्च इंजन पर ये लिखिए, चाहे वो गूगल का सर्च इंजन लीजिए, विंग लीजिए, याहू लीजिए, जो भी सर्च इंजन लीजिए। यदि हिंदी में सर्च की व्यवस्था है तो हिंदी में सर्च करेगा, आजकल तो सभी भाषाओं में सर्च हो जाता है, तो जिस भाषा में भी आप उसमें टाइप करेंगे उसके बाद बहुत सारे वेब पेज खोल देगा। आप उनको खोलिए और देखिए कि अधिगम के स्रोत के रूप में कंप्यूटर के और कौन कौन से प्रकार बताए गए। अर्थात नई जानकारियाँ, अपने आप को अद्यतन रखना, अपने आप को नई जानकारियों से सदैव तैयार रखना, इसमें भी कंप्यूटर और इंटरनेट आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं। यदि हम देखें कि आज हमने किन बिंदुओं पर बात की, तो आज हमने मुख्यतः इस सत्र में 3 बिंदुओं पर बात की। सबसे पहले हमने बात की इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर पर, जहां मैंने आपको ये बताया कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों एक शब्द नहीं हैं, दोनों में अंतर है। इंटरनेट एक विशाल वैश्विक नेटवर्क है जो सभी सीमाओं से परे सूचनाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है, और वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं तक पहुंचने का एक तरीका है। फिर मैंने आपको वेबसाइट के बारे में बताया कि वेबसाइट इंटरनेट पर एक ऐसी लोकेशन है जहां किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी से भी जुड़ी कोई सूचना संग्रहित होती है और कोई भी उसे देख सकता है। मैंने आपको ये भी बताया कि प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है जिसको हम URL कहते हैं। हर एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं। मैंने NIOS की वेबसाइट का उदाहरण देकर आपको वेबसाइट, और DLED के वेब पेज का उदाहरण देकर आपको वेब पेज के बारे में भी बताया। फिर मैंने आपको बताया कि इंटरनेट आधारित अधिगम 3 प्रकार से हो सकता है, सूचना की तकनीकी के रूप में, सहक्रियाओं की तकनीकी के रूप में, और सामाजिकता की तकनीकी के रूप में। पाठ्य सामग्री की उपलब्धता, नवीन सूचनाओं समाचारों का संग्रह, श्रव्य दृश्य कार्यक्रमों की उपलब्धता, नई नई पुस्तकों का प्रकाशन, बच्चों के लिए एक ई-पुस्तकालय की स्थापना, इन सब के रूप में आप सूचना की तकनीकी के रूप में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सहक्रियाओं की तकनीक के रूप में सामूहिक अधिगम के लिए, जानकारियों की परस्पर साझेदारी के लिए, या किसी सामूहिक प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोशल मीडिया के द्वारा अंतःक्रिया और अंतः संबंध निर्माण, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या किसी प्रकार के चैट ऐप के माध्यम से हो, आप निरंतर अंतःक्रिया कर सकते हैं अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने साथी शिक्षकों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ। और कंप्यूटर और इंटरनेट की जो एक शक्ति है, उस शक्ति का आप जितना बेहतर उपयोग करेंगे उतने अच्छे शिक्षक के रूप में आप स्थापित होंगे। आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।